नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं विधानसभा से आ रही इस वक्त की बड़ी कार्रवाई की खबर है। पीकेसी ईआरसीपी पर जबरदस्त सदन में हंगामा देखने को मिला है। सरकार के जवाब से विपक्ष असंतुष्ट हुआ, लिहाजा उसने हंगामा शुरू कर दिया। शाम 4 बजे आपको बता दें कि सदन में विपक्ष के नेता बोलेंगे और 5 बजे जवाब देंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वेल में विपक्षी सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की। एमओयू की शर्तों को बताया प्रदेश के हितों के खिलाफ। यहां पर हनुमान बेनीवाल भी साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आखिरकार एमओयू जो साइन हुआ है उसमें क्या फाइनेंस हुआ है ये बताइए, और आखिरकार कब तक 13 जिलों को राहत मिलेगी, कब तक पानी पहुंचाया जाएगा, ये सरकार को बताया जाना चाहिए। विपक्ष की तरफ से भी, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि अभी तक हमें वो ड्राफ्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसमें सिर्फ पेयजल मिलेगा और सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिलेगा। यानी कि जिस मकसद के साथ ईआरसीपी को लाना था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। सरकार बरगलाने का काम कर रही है। विपक्ष ने इस तरीके के आरोप ईआरसीपी को लेकर सरकार पर लगाए हैं और जमकर हंगामा किया है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने हंगामा किया। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा भी अपना जवाब देते हुए नजर आए और उनका कहना है कि जब आपने ड्राफ्ट देखा ही नहीं तो आखिरकार आप कैसे इस तरह के सवाल कर सकते हैं, और हमने अच्छी नीयत के साथ ईआरसीपी पर सिर्फ एक बैठक में चर्चा के साथ एमओयू साइन कराया है। ये एक बड़ी जीत भजनलाल सरकार की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। दरअसल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने हिजाब को लेकर अपना बयान दोहराया है। उन्होंने कहा है कि मैंने हिजाब पर कुछ गलत नहीं कहा। वहीं उन्होंने लड़कियों द्वारा किए गए प्रदर्शन को लेकर कहा कि वे लड़कियां दूसरे कॉलेज से लाई गई थी। हरकतें करते हैं। उस विद्यालय की बच्चियां तो कोई 10-5 जबरदस्ती ले आई गई होगी, बाकी उस विद्यालय की बच्चियां भी नहीं थी। बच्चियां कहीं और से लाकर या और किसी बच्चियों का रूप धर के ऐसा प्रदर्शन कुछ लोगों ने करवाया, क्योंकि वो बच्चियों की पढ़ाई चाहते ही नहीं है। उनको पढ़ाई में व्यवधान डालना है, बच्चे पढ़ ना पाए, इसलिए ऐसा माहौल बना रखा है। आपत्ति किस बात की, उसको देखने की जरूरत है। आपत्ति है कि वहां हमने जाके वंदे मातरम क्यों बोला, और मैंने जब वंदे मातरम का रिटर्न नहीं मिला तो मैंने ये जरूर कहा कि आप सब वंदे मातरम बोलें। ये भारत माता हमारी धरती, हमारी माँ है, भारत हमारा देश है, उसकी माँ है, हम सबकी माँ की भी माँ है भारत माता। तो भारत माता की जय बोले तो उन्होंने जय नहीं बोली। भारत माता की जय मना है, वंदे मातरम मना है, राष्ट्रगान मना है, और विद्यालय में सरस्वती की मंदिर और मूर्ति को ताला है और सरस्वती की आराधना प्रार्थना मना है। तो इस प्रकार का माहौल जो विद्यालय में बना हुआ है, और फ्राइडे के दिन वहां नमाज पढ़ना अलाउ है। फ्राइडे के दिन वहां या रोज जिस समय 5 बार माइक बोलेगा तो पढ़ाई बंद हो जाएगी, सब लोग हाथ करके यूं बैठ जाओ और उनको। तो इस तरह का स्कूल में माहौल क्यों बनाया जा रहा है साहब? वहाँ बहुसंख्यक समाज की बच्चियां भी है, उन्होंने शिकायत की है मुझे कि साहब हमारे स्कूल में इस प्रकार का माहौल है, क्लासों में नमाज पढ़ने का कहा जाता है और बच्चियों ने स्कूल इसलिए छोड़ा है कि उन पर प्रेशर है कि उर्दू पढ़ना तुम्हें अनिवार्य है, उर्दू तुम्हें पढ़नी पड़ेगी। उनके वीडियो मेरे पास में बच्चियां शिकायत करी इस बात की। तो स्कूल जो है अध्ययनशाला, ज्ञान का मंदिर, वहां पर बच्चियों में इस प्रकार का भाव डालने, ये 2 ड्रेस कोड डाल के क्या आप मैसेज देना चाहते हो? जब स्कूल प्रशासन का निर्धारित ड्रेस कोड तो उसके आधार पर रहना चाहिए सर। देखिए, इस मामले पर लगातार अब विवाद बढ़ता जा रहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने के मामले पर साफ तौर पर सरकार होती है, उसे आदेशों का पालन कराना होता है। सरकार के हर आदेश की स्कूलों को पालना करनी होगी। 2 टूक यहाँ पर मदन दिलावर शिक्षा मंत्री की सरकार के हर आदेश की स्कूलों को पालना करनी होगी। सरकार होती है, उसे आदेशों की पालना करानी होती है। सरकार है, वो सरकार आदेशों की पालना कराना जानती है। देखो, किसी भी छात्र छात्रा हो, यदि उसको पाठ्यक्रम के अतिरिक्त या कोई से प्रेरणादायक महापुरुषों की जीवनी के अतिरिक्त यदि कोई ऐसी कोई पढ़ाई जाती है जो हमारे विषय का पढ़ाई का विषय नहीं है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरस्वती माँ की मूर्ति, चित्र या कोई उस पर दीवार पर बना हुआ चित्र नहीं होगा, या ऐसा कोई चित्र नहीं होगा, यानी कहीं माँ की, सरस्वती माँ की आकृति उस विद्यालय में होना चाहिए। नहीं होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। ठीक है।
और इस बीच नागौर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल नागौर कोर्ट में पुलिस का भारी जाब्ता तैनात किया गया है। संदीप शेट्टी हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी है। हरियाणा की दीप्ति गैंग के 4 बदमाशों की आज पेशी है और पेशी के दौरान ये पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पहली बार ऐसे नागौर में इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कलेक्टर परिसर में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। कोर्ट के बाहर संदीप शेट्टी की हत्या हुई थी। हरियाणा का बड़ा शराब माफिया गैंगस्टर था संदीप शेट्टी। और अब देखिए कोर्ट के बाहर की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि संदीप शेट्टी हत्याकांड के आरोपियों की पेशी के दौरान किस तरीके से भारी पुलिस फोर्स की तैनाती नागौर कोर्ट के बाहर की गई है। ऐसा पहली बार है जब नागौर में इतने कड़े इंतजाम किए गए हों। जहां तक नजर आप पहुंचाएं वहां पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। शराब माफिया था, हरियाणा का बड़ा शराब माफिया गैंगस्टर था संदीप शेट्टी, जिसकी हत्या कर दी गई थी। और अब कोर्ट के बाहर जो हत्या की गई इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी पेशी आज होनी है। ऐसे में संदीप शेट्टी हत्याकांड के आरोपी की पेशी से पहले देखिए किस तरीके से भारी फोर्स की तैनाती नागौर कोर्ट के बाहर की गई है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था वहां पर ना फैले, किस तरह की घटना को अंजाम यहां पर उसके समर्थक ना दे पाए, उसके गैंग के लोग ना दे पाए। संदीप शेट्टी हत्याकांड के आरोपियों की आज पेशी, लिहाजा कोर्ट के बाहर जबरदस्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। हरियाणा की दीप्ति गैंग के 4 बदमाशों की आज पेशी होनी है। पेशी के दौरान पुलिस जाब्ता आप देख सकते हैं। और ये नागौर में पहली बार है जब इतने बड़े और कड़े इंतजाम किए गए हों। पूरे कलेक्टर परिसर में पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है इस वक्त पर। कोर्ट के बाहर संदीप शेट्टी की हत्या हुई थी और इसी मामले में आज चारों आरोपियों की पेशी है। संदीप शेट्टी कौन था ये भी जान लीजिए। संदीप शेट्टी हरियाणा का बड़ा शराब माफिया था और गैंगस्टर था। महेंद्र बिश्नोई हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, कितनी बजे पेशी है और जाहिर तौर पर ये तैनाती पुलिस की बता रही है कि कितना बड़ा यहां पर आरोपी की पेशी को लेकर सुरक्षा बंदोबस्त कड़े करने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोर्ट और पुलिस ये तय कर लेना चाहती कि किसी तरह की कोई यहां पर घटना ना हो। देखिए, बिल्कुल अप्रत्याशित कह सकते हैं कि इतना पुलिस का जाब्ता तैनात कर दिया और पूरी कलेक्ट्रेट की रोड को एक सिंगल रोड को ब्लॉक कर वन वे कर दिया गया। दरअसल संदीप शेट्टी की हत्या इसी नागौर कोर्ट के बाहर हुई थी और इस हत्या के ये आरोपी हैं जिन्हें आज पेशी पर लाया गया है। संदीप शेट्टी की हत्या 19 सितंबर 2022 को हुई थी और इसमें कई आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन आज जो मुख्य आरोपी है उनकी पेशी नहीं थी, वो आज कोर्ट नहीं आए। बाकी के जो सहयोगी आरोपी है उनकी आज पेशी थी और इसी पेशी के दौरान इनके लिए इतना इंतजाम पुलिस ने किया। 4 बदमाशों की पेशी थी, यहाँ तक कि कोर्ट के ऊपर छत पर पुलिस की तैनाती कर दी गई, हथियारबंद पुलिस कर्मियों की। दरअसल संदीप शेट्टी की हत्या के बाद इसी गैंग बदला लेने के लिए पहले आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बना रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और चलिए पीएफआई कनेक्शन की बात कर लेते हैं। राजस्थान से जुड़े पीएफआई कनेक्शन मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जांच एजेंसी एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और एनआईए के मुताबिक 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। मुबारक अली, शमशेर खान और वाजिद अली के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है। एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए राजस्थान पीएफआई मॉड्यूल से जुड़े मामले में एक चार्जशीट फाइल किया है और इस चार्जशीट में 3 प्रमुख आरोपियों को के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया है, जिसमें आरोपियों की अगर बात करें तो वाजिद अली, मुबारक खान और इसके साथ ही एक अन्य आरोपी को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया। और जिस तरह से बकायदा इस मामले में पाया गया था कि मुबारक अली, वाजिद और शमशेर के खिलाफ काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और जिस तरह से राजस्थान के अंदर में चाहे शमशेर की बात करें या मुबारक की बात करें या वाजिद की बात करें, इनके साथ साथ कई अन्य लोगों के साथ में मिल करके एक ग्रुप बनाया गया था और राजस्थान मॉड्यूल के तहत इस बात को आगे करने की कोशिश की जा रही थी कि मुस्लिम धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए काफ़ी जो युवा लोग हैं उसको गलत तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके आतंकी जैसा बनाने के लिए और इसके साथ साथ पीएफआई संस्था के लिए काम करने का और इसके साथ साथ किस तरह से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हुए, तो इन तमाम मामलों की से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी एनआईए के हाथ में लगी और उसके बाद एनआईए के द्वारा इस मामले में कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के बाद जब इस तरह से पूछताछ की गई तो उसके बाद तमाम सबूतों के बारे में जिक्र किया गया और तमाम सबूतों के आधार पर जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा इसमें चार्जशीट फाइल किया गया है। हालांकि
इस मामले की अगर बात करें तो साल 2022 में इस केस को रजिस्टर्ड किया गया था और इस केस को रजिस्टर्ड किया गया था राजधानी दिल्ली में। और राजस्थान के पीएफआई मॉड्यूल से जुड़े हुए इस मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से इन 3 आरोपियों को फिलहाल आरोपी बनाया गया है, आने वाले दिनों में कई अन्य आरोपियों के खिलाफ भी ठोस और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है और बजट सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक भी हुई। 1 फरवरी को अंतरिम बजट आएगा। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण थी, जिसमें विपक्ष ने कई सुझाव भी दिए। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमने बुलाया था सरकार की तरफ से 45 लीडर्स 30 पार्टी से अटेंड हुए थे। सरकार ने इस बार तो ज़्यादा हमारा थ्रस्ट एक तो माननीय राष्ट्रपति भाषण और राष्ट्रपति अभिभाषण के ऊपर धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगा और वो 2 तारीख से ही शुरू होगा। वो भी हमने माननीय स्पीकर और चेयरमैन से बातचीत करके सभी अपोजिशन को निवेदन किया है। फ्राइडे से ही इस चर्चा का हम शुरू करेंगे और उसके बाद इंटीरियम बजट होगा, जम्मू एंड कश्मीर का बजट होगा और इमरजेंसी कुछ बिल आता है तो वो भी बिल हम ले आने के लिए प्रस्ताव रखा है। ऑल पार्टी बहुत अच्छे माहौल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला और कुछ सजेशन उन लोगों ने दिया है, लेकिन सेशन बहुत शॉर्ट सेशन है और अंतिम 17th लोकसभा का अंतिम सत्र है। कुछ सजेशन कॉल अटेंशन वगैरह जो पूछा गया है हमने बताया है हमारा नेक्स्ट टर्म में हम नेक्स्ट सेशन में हम देंगे, ऐसे भी हमने कहा है। और देखिए, सदन में आरसीपी का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया, जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राज्य सरकार पर राजस्थान की जनता से कुठाराघात करने का बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राजस्थान की जनता को ईआरसीपी के पानी के नाम पर मध्य प्रदेश की जनता का भला किया जा रहा है। आरोप के मुताबिक नई परियोजना में केंद्र सरकार के जरिए 10,000 करोड़ रुपए की लागत तो बढ़ाई गई है, लेकिन राजस्थान की जनता के हिस्से में पानी की सप्लाई कम की जा रही है। क्योंकि ये वसुंधरा जी की बनाई हुई परियोजना थी और वसुंधरा जी के और जो बीजेपी का आलाकमान है उनके अनबन होना, गजेंद्र सिंह जी का उनसे सहज भाव के रिश्ते नहीं होना, ये इसमें देरी का कारण बने। और दूसरा कारण यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने यह तय किया, हम सब ने यह तय किया कि चाहे योजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की बनी हुई हो, प्रदेश के हित में काम होना चाहिए। इसलिए हमने उसी योजना को जो 2010 की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक उस परियोजना के आगे बढ़ाने का काम किया। तो ईआरसीपी पर एमओयू तो साइन हो गया, लेकिन राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क स्थित मैडम तुसाद म्यूजियम में योग गुरु बाबा रामदेव की मोम की स्टैचू लगाई जाएगी और जिसका दिल्ली में आज बाबा रामदेव ने अनावरण भी किया है। यहां से स्टैचू फरवरी में मैडम तुसाद में लाई जाएगी और अब तक आपको बता दें कि 20 से ज्यादा भारतीय मैडम तुसाद की शान बन चुके हैं। स्टैचू के अनावरण के बाद योग गुरु बाबा रामदेव से खास बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता ने। इस वक्त आप मेरे साथ 2 बाबा रामदेव देख रहे हैं, एक मैनमेड और एक गॉड मेड। और ये जो मैनमेड आप देख रहे हैं ये इतना रियलिस्टिक है कि इसको ये पहचान पाना बहुत मुश्किल है कि कौन सा मैनमेड है और कौन सा गॉड मेड। सीधा बातचीत करेंगे बाबा रामदेव से। सर, कैसा लग रहा है जब आपने पहली बार देखा, क्योंकि काफी रियलिस्टिक है, बहुत मुश्किल है अंतर कर पाना, आपको कैसी फीलिंग आ रही है इसको देख के? मेरी बहन, जब मैंने पहली बार देखा इसको तो एक ही मैंने बात कही, कैसा लग रहा है? मैंने कहा रामदेव जैसा ही लग रहा है। मीन्स 200 मेजरमेंट्स के साथ 200 कारीगरों ने 2 साल की मेहनत से 2 करोड़ पैसे की से ज्यादा की लागत से बना के वर्ल्ड के 200 जो आइकॉन्स हैं उनके साथ एक सन्यासी को पहली बार ये लगा रहे हैं, वो भी न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंटर है
मैडम प्रसाद की तो 24 डेस्टिनेशन है और उसमें जो भी ये फिगर्स बनाया और उसमें भी बाकी लोग कपड़ों के साथ होते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा बारीकियां आ जाती हैं। माने हाथों से लेकर के पेट से लेकर के एक एक बाल इसका हाथ से लगाया गया है। तो मेरी बहन ये अपने आप में एक बहुत पुरुषार्थ साध्य कार्य था और एक बहुत बड़ी प्रेरणा के साथ इन्होंने आज नहीं 2018 में मैं जब लंदन गया था तब इन्होंने मुझे मेजरमेंट के लिए बुलाया था। 2 दिन लग गए थे। नक से लेकर के शरीर के एक एक मसल एक एक नस नाड़ी से लेकर के आप देख रहे हैं यहाँ ये जब आप यहाँ जाते हैं इसके पैर पर नीचे तक तो एक एक चीज को ये ठीक है मैंने अपने फिगर को ऐसे ही मेंटेन किया हुआ है लेकिन ये जीवंतता मैंने जब आंखों को देखा माथे को देखा तो मैं बचपन में छोटा बच्चा था 5-7 साल का कितनी उम्र थी मुझे नहीं पता। उस समय की उस 5 साल की जो चोट थी उसको भी ऐसे ही उभारा आंखों को भी पैरालिसिस हुआ था मुझे बचपन में वो सारा ये ठीक है कि अब आज जो है अब बाकी तो आप देख सकते हैं। लेकिन एक चीज और हम देख पा रहे हैं कि ये एक टांग पर जो उन्होंने ये किया है जैसे आप आमतौर पर करते हैं इसका बैलेंस मेंटेन करना और जैसे आप बता रहे हैं कि 2 साल का लंबा वक्त लगा तो उसमें भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। आपने भी काफी मेहनत की हाँ मेहनत तो की है और मेरा प्रॉमिस है लगभग 50 साल तक स्वामी रामदेव को आप ऐसे ही देखोगे। अभी मैं 55 पार हो गया हूँ हाँ और मैं चाहता हूँ सब ऐसे यंग और एनर्जेटिक रहे। हमारी जो बायोलॉजिकल एज है ना वो 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जब 100 साल से ऊपर पहुंच जाओ तो भी 40, 45, 50 से ज्यादा आपकी बायोलॉजिकल एज नहीं होनी चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हम करें योग करें अच्छा खाएं पिएं। जिस तरह से जंक फूड फास्ट फूड अनहेल्दी लाइफस्टाइल कई तरह के हम जब ड्रग माफिया मेडिकल माफिया ग्लैमर माफिया के और न जाने कैसे कैसे उल्टी पुल्टी चीजों के शिकार होकर के बीमार होकर के बीमारियों में बुराइयों में प्रमाद में फंस जाते हैं उनसे बच करके हम जिंदगी में जिंदा दिली के साथ कुछ मेहनत करेंगे पुरुषार्थ करेंगे तो दुनिया आपको गौरव सम्मान देगी। जो वर्ल्ड के 200 टॉप रोल मॉडल्स आइकॉन्स जिनको लगाया है इन्होंने मैडम प्रसाद म्यूजियम न्यूयॉर्क में और वो भी क्या वो टाइम स्क्वायर पर जहां एक एक इंच जमीन की कीमत लाखों करोड़ों में वहां पर यह प्रतिमा का प्रतिमान जीवंतता के साथ प्रतिष्ठापित होगा। ये गौरव होगा योग को आयुर्वेद को स्वदेशी को और अपनी भारतीय सनातन ज्ञान परंपरा अध्यात्म परंपरा को। आप भारत के पहले सन्यासी हैं क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि वहाँ पर जो वैक्स स्टैचूज हैं वो सेलिब्रिटीज के तो ये कितना इंस्पिरेशन है कि जो लोग आपको एक इंस्पिरेशन के तहत देखते हैं उनके लिए कितना वाइड मैसेज है और एक योग भी एक वाइड मैसेज पर जा रहा है। हाँ ये बात तो है कि वहाँ पर अभी अमिताभ बच्चन जी उनकी बहू ऐश्वर्या जी ऋतिक रोशन जी शाहरुख खान जी और प्रियंका चोपड़ा वहाँ पर अभी तक वैक्स फिगर में लगी हुई है। वहाँ एक सन्यासी को गौरव देना ये इंडिकेशन है कि आने वाली सदी योग की होगी अध्यात्म की होगी। एक भारत और भारतीयता का एक नया गौरव कीर्तिमान बनाया जा रहा है। तो मैं आश्वस्त हूँ दुनिया भारत से बहुत कुछ सीखेगी। योग और कर्मयोग के कर्तव्य पथ पर चलती हुई जैसे भारत में अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो कहते थे ना राम राज्य कैसे आएगा। तो मेरी बहन ये राम राज्य की ओर आगे बढ़ रहा है राष्ट्र और पूरा विश्व। अर्थात ये कोई रिलीजियस कार्य नहीं है ये एक जो स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन और मोटिवेशन लोगों को इससे जरूर मिलेगा ऐसा मैं आश्वस्त हूँ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब बाबा रामदेव को सुन रहे थे जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि एक स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन है जो लोगों के बीच जाएगा और हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे ये जो वैक्स स्टैचू है ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ फराह खान न्यूज 18 थे। तो आपने देखा किस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव अपनी स्टैचू को देखते हुए अनावरण करते हुए काफी गदगद भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश को भिखारी मुक्त बनाने की कार्य योजना तैयार कर ली है और इसी कड़ी में केंद्र ने देश के 30 शहरों का चयन कर वहां भिखारियों की सर्वेक्षण और पुनर्वास का प्लान भी तैयार कर लिया है। दरअसल केंद्र के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने धार्मिक ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण शहरों को शामिल किया है। राजस्थान में चयनित एकमात्र शहर है उदयपुर जिसे सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने 2026 तक भिक्षावृत्ति से मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। इस दौरान उदयपुर को 30 शहरों की सूची में शामिल करने के लिए जिले कलेक्टर ने खुशी भी जाहिर की। केंद्र की योजना के मुताबिक हर संभव सहयोग की यहां पर बात कही गई है।
के द्वारा पूरे भारतवर्ष में जो 30 शहरों का चयन किया गया जिनको कि भिक्षावृत्ति मुक्त किया जाएगा, उसमें उदयपुर का भी स्थान है। और संभवतः राजस्थान से एक ही शहर है उदयपुर है जिसका चयन किया, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात भी है। तो इसके तहत अभी पूरी गाइडलाइंस प्राप्त नहीं हुई है, पर जल्दी जहाँ की जितना कि अपने को बताया गया कि जल्दी इसकी गाइडलाइन जारी हो जाएंगी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।